Hello everyone, welcome to Law Prep Tutorial, and I'm your legal reasoning educator and mentor Damini. So in this video we are going to talk about everything that is relevant for you with regards to AILET examination. Yes, so we all know that AILET is a very different exam from CLAT. अब CLAT जो होता है, CLAT is for all the NLUs that are there except फॉर NLU दिल्ली, बट AILET का एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली NLU दिल्ली में एडमिशन के लिए होता है. तो सबसे पहले ये डिफरेंस हम लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट NLU दिल्ली में क्लैट के स्कोर से एडमिशन नहीं होता है बल्कि AILET के स्कोर से एडमिशन होता है. यस, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली AILET इज अबाउट. इट इज द ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्ट भी करवाता है NLU दिल्ली. अब क्लैट का एग्जाम कंसोर्शियम कंडक्ट करवाता है जहां पे सारे NLUs पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे टुगेदर टेक अ डिसीजन अंडर द नेम दैट इज कंसोर्शियम ऑफ NLUs. बट ये जो एग्जाम है ये पर्टिकुलरली NLU दिल्ली ही कंडक्ट करवाता है और ये NLU दिल्ली अपने जितने भी प्रोग्राम्स है उसके लिए AILET कंडक्ट करवाता है, बीट द UG प्रोग्राम, बीट द PG प्रोग्राम, बी एट द PhD प्रोग्राम और एनी अदर एग्जाम इफ इन फ्यूचर दे कम अप विद एनीथिंग. सो NLU दिल्ली has their own exam and that is AILET. अब हमारे लिए यहाँ पे रेलेवेंट कौन सा एग्जाम है? हमारे लिए यहाँ पे रेलेवेंट है BALLB का एग्जाम विच इज द अंडर ग्रेजुएट कोर्स. तो हम बाकी चीजों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ BALLB के बारे में. और एज आई ऑलरेडी मेंशन NLU दिल्ली ना क्लैट के स्कोर्स एक्सेप्ट नहीं करता है. कूल. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन कैसा रहता है AILET का. सो अराउंड द सेम टाइम जब क्लैट का नोटिफिकेशन आउट होता है जुलाई एंड और अगस्त के बीच में, उसी टाइमलाइन के आसपास AILET के भी नोटिफिकेशंस आउट होते हैं. तो नोटिफिकेशन आउट होता है सबसे पहले विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट कि आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है या नहीं है. तो रजिस्ट्रेशन हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगस्त स्टार्टिंग में समवेयर अराउंड दैट टाइमलाइन आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है एग्जाम का वो नोटिफाई हो जाता है और डेट्स ओपन हो जाती है. यस, एंड एग्जाम होता है इन दिसंबर ओनली. अब अगेन एग्जाम की डेट वेरी कर जाती है क्लैट के एग्जाम से बिकॉज ऑब्वियसली क्लैट is in a way a bigger examination, there are more students appearing for it और वो बहुत सारे NLUs के लिए होता है बट AILET सिर्फ NLU दिल्ली के लिए होता है. तो उसी टाइमलाइन के हिसाब से NLU दिल्ली अपना AILET का जो नोटिफिकेशन है, जो टाइमलाइन है एग्जाम की, वो निकालती है. अब कभी कभी जैसे अगर क्लैश हो जाता है तो दे हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि भाई एग्जाम क्लैश ना हो क्लैट के एग्जामिनेशन के साथ. ठीक है, तो ये एग्जाम आसपास इसी महीने के होता है जब क्लैट होता है and the result is then expected in let's say another few days. ठीक है. अब अगर हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कि भाई व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द AILET एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले एज वी नो दैट अंडर द क्लैट एग्जामिनेशन हमारे पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड देयर आर 120 क्वेश्चंस इन दैट वी हैव टू सॉल्व इन 120 मिनट्स. बट अगर AILET की बात करें तो यू हैव अ टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस. But the difference here is that these are direct questions. These are not passage based questions. CLAT में questions का number कम होता है क्योंकि वहाँ पे passages की length ज़्यादा होती है. So it takes more time for you to read a question and to understand the context of a question. But here these are only direct questions, so that is not required and that is the reason why वो सिर्फ 120 minutes का exam होता है because if it's an MCQ based examination, if there are direct questions, it's comparatively easier to solve these 150 questions in 120 minutes. However, if I talk about the marking scheme, it's the same. The +1 marking scheme for correct answer and -2.5 आपके इनकरेक्ट आंसर्स के डिडक्ट हो जाते हैं. ये मार्किंग स्कीम में कैसे प्लस माइनस डिसाइड होता है, कैसे नेगेटिव मार्किंग की एप्लीकेबिलिटी होती है, ये मैंने दूसरे एक वीडियो में कवर किया हुआ है कि हर गलत आंसर के लिए आपके करेक्ट स्कोर में से 0.25 माइनस हो जाता है. ठीक है, तो वो कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना है. तो अप्रॉक्स आपके पास इतना टाइम रहता है पर क्वेश्चन. ठीक है, और आई थिंक दिस इज एक्चुअली इनफ. इफ यू नो अबाउट द टॉपिक, इफ यू नो अबाउट द क्वेश्चन, देन दिस इज एक्चुअली इनफ. तो टाइम के हिसाब से तो हमारे पास कोई इशू नहीं है. द टाइमिंग इज इनफ. वेरी रेयरली हैव आई हर्ड एनीवन सेइंग कि मैम मेरा AILET का पेपर जो है वो अधूरा छूट गया है ना. तो वो तो नहीं होता है, राइट. अच्छा, अब अगर हम बात करें सेक्शंस की कि कौन कौन से सेक्शन आते हैं. अब क्लैट में होते हैं 5 सेक्शंस बट यहाँ पे होते हैं 3 सेक्शंस. द फर्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग जहाँ पे आते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस. अब अर्लियर क्या होता था कि लीगल रीजनिंग सेक्शन अलग होता था और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अलग होता था. बट नाउ वो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में ही एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे देते हैं जो शायद लीगल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है. ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम देखेंगे.
ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग जितना भी हमारे एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, पजल्स हो गए, ये सारी चीजें आती है। और उनके एडिशन में जो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, लीगल रीजनिंग के, वो भी इसी में आते हैं। सो देयर इज नो सेपरेट सेक्शन कॉल्ड एज लीगल रीजनिंग, बट दे में आस्क सम ऑफ द बेसिक थिंग्स बेस्ड ऑन जो लॉजिकल एनालिसिस है उस चीज पे, ठीक है। देन देयर इज द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन विच इज अगेन सेम एज दैट ऑफ क्लैट, जहां पर ग्रामर आता है, वोकैब आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। सो अगेन इट्स द सिमिलर सेक्शन। एंड देन देयर इज जीके एंड करंट अफेयर्स, अगेन डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से चीजें आती है, कभी कभी स्टैटिक चीजों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बिकॉज दे आर रेलिवेंट इन सम और द अदर वे टू एनी करंट इवेंट। सो दीज आर द 3 सेक्शंस दैट आर देयर इन द ALET एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश एंड जीके। अब इंग्लिश का जो सीन रहता है, इंग्लिश और जीके किस तरह से आती है। इंग्लिश में आती है आरसी, ग्रामर, वोकैब, पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस करेक्शन। नाउ अगेन ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेटा, बट आप ये मान के चलो कि ये चीजें तो आती ही आती है। और एनीवे मतलब यू नो एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, वो एलेट हर वो पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली, इवन इफ आई से दैट, एलेट लिखते ही लिखते हैं। तो आपकी इन सब की प्रेपरेशन तो आराम से हो जाती है। आई डोंट थिंक कोई इशू आता होगा किसी को, है ना। देन इफ आई टॉक अबाउट जीके एंड करंट अफेयर्स, तो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, लीगल डेवलपमेंट्स, पॉलिटी एंड स्टैटिक। अब यहाँ पे लीगल डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि अब लीगल रीजनिंग सेक्शन तो वो अलग से दे नहीं रहे हैं, but at the same time they will try to ensure that something from legal section will come, so they will try to cover it up in the GK sections. Let's say there is some current legal relevance judgment, yes, तो अगर वैसा होता है तो वो भी आ सकता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेके एक्सपैंड किया तो वो भी जीके में आ सकता है, या किसी भी और तरीके से जीके से कनेक्ट हुआ तो आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करंट लीगल अफेयर्स के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ऑल्सो हम देखो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम अपने मॉक्स में, अपने सेक्शनल्स में हम सॉल्व करते हैं। हम लीगल रीजनिंग क्लैट के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इवन इफ दोज क्वेश्चंस कम, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन से सेक्शन में आ रहे हैं, जीके में आ रहे हैं, लॉजिकल में आ रहे हैं, इवन इफ दोज क्वेश्चंस कम, हम अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो देन करंट अफेयर्स जो है वो रिकमेंडेड रहता है कि 8 to 12 मंथ्स, अगेन वही टाइमलाइन कि आप ईयर के स्टार्टिंग से लेके एटलीस्ट उस पूरे साल के जो है वो करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब अगर आप, मैं क्लैट एक्सप्रेस की बात करूं, 12PT का जो क्लैट एक्सप्रेस है, मंथली आपको क्लैट एक्सप्रेस मिलता है, विच मीन्स उसमें हर महीने के करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आप उससे भी अपने नोट्स बना सकते हो, राइट। अब अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ टाई ब्रेकर सेक्शन। अब जैसे क्लैट में लीगल रीजनिंग सेक्शन होता है, वेन एवर देयर इज अ टाई बिटवीन द स्कोर ऑफ 2 पीपल, लेट्स से 2 लोग थे, दोनों का ही 100 स्कोर आ गया, अब किसकी रैंक ऊपर है किसकी नीचे है, क्लैट में वो डिसाइड होता है लीगल रीजनिंग से। यहाँ पे वो चीज डिसाइड होती है लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। अब लॉजिकल में क्या क्या आ सकता है, सिलॉजिज्म, एनालॉजीज, स्टेटमेंट असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, ये सब आ सकता है। फिर सीआर से क्या आ सकता है, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड वैलिड इन्फरेंसेस। अब यहाँ पे कभी कभी लीगल रीजनिंग के प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस टाइप भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। उसके बाद लीगल प्रेमाइस क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर, अगेन प्रिज्यूम यही किया जाता है कि नो प्रायर लीगल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अगर 2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है तो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लीगल का असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। एंड दैट इज व्हेन योर सेक्शनल्स, दैट इज व्हेन योर मॉक्स कम इन पिक्चर। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एलेट लिख रहे हो या आप क्लैट लिख रहे हो, मॉक्स आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई सेक्शंस की। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कौन एलिजिबल है? द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम एज दैट ऑफ क्लैट, विच मीन्स अगर आप अपेयर हो रहे हो 12th स्टैंडर्ड में इस साल, या आप ग्रेजुएटेड हो स्कूल से, आप पास आउट हो चुके हो स्कूल से, देन यू आर एलिजिबल टू राइट एलेट। डज नॉट मैटर कि आप कौन से बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, ICSE से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। अब मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया 45%, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ओबीसी से हो तो 42%, SC ST PW से हो तो 40% आपका मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा। एंड एज ऑलवेज देयर इज नो अपर एज लिमिट। सो इफ यू आर एन 18-year-old you can write the exam of ALET. If you are a 25-year-old then also you can write ALET examination, ठीक है। so there is no upper age limit. And also Indian and foreign nationals are eligible, और फॉरेन नेशनल के केस में एक अलग क्राइटेरिया होता है जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे,
ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सेक्शन मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो ये कि वो टाई ब्रेकर होता है। दूसरी चीज कि अगर टाई ब्रेकिंग में आपका लॉजिकल, लेट्स से कि दोनों ही कैंडिडेट्स के 100 मार्क्स आए, पर लॉजिकल रीजनिंग में भी दोनों के 50-50 मार्क्स आए, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस एज को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, कि लॉजिकल रीजनिंग का स्कोर भी अगर इक्वल है, देन द ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन द प्रेफरेंस, जिसकी एज ज्यादा होगी दोनों में से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं एलेट के बारे में। दिस इज द ब्रीफ डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लैट एंड एलेट। एलेट का स्कोर सिर्फ एनएलयू दिल्ली पर अप्लाई होता है। प्लीज ये बात आप लोग अच्छे से याद रखो, अगर आपको नहीं पता है तो। क्लैट का स्कोर लेकर आप एनएलयू दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि एनएलयू दिल्ली अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, विच इज एलेट। ठीक है, सीट्स भी वेरी कर जाती है, लिमिटेड सीट्स रहती है, अराउंड 120 सीट्स रहती है, बिकॉज एक ही यूनिवर्सिटी है। क्लैट के केस में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे एनएलयूज हैं, तो सीट्स भी ज्यादा होती हैं। ठीक है, एंड दैट इज वाई इट सेड दैट एलेट जो है कंपैरेटिवली टफ होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन लेवल टफ नहीं होता, बट बिकॉज सीट्स कम होती है और कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लैट एंड एलेट। ठीक है, अच्छा अब हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है। हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा टाइम देना है लॉजिकल रीजनिंग को, फॉर ऑब्वियस रीजंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है, जिससे इंग्लिश, जीके, लॉजिकल हर चीज पर हमारे एक साथ काम हो जाता है, वो हमें बिल्कुल पढ़नी है। हमें डेली रीडिंग हैबिट को मेंटेन करके रखना है। देन अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू हैव एन एरर नोटबुक। आप कहाँ पर, किस कंसेप्ट में, किस मॉक में, किस सेक्शनल में क्या गलती कर रहे हो, कितनी बार आपने सेम गलती करी, इस चीज का ट्रैक आपके पास एक होना चाहिए। यू शुड हैव अ नोटबुक, यू शुड हैव अ लॉग बुक, जहाँ पे आपने अपनी गलतियां लिखी हुई है। जब आप बार बार उन गलतियों को देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। समटाइम्स बिकॉज हम सो स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वी फेल टू सी कि हमने कितना इंप्रूव किया है। सो वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है। एरर नोटबुक का काम सिर्फ आपको गलती दिखाना नहीं है। एरर नोटबुक इसलिए भी है ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कहाँ इंप्रूव कर लिया है। ठीक है, तो आराम से अगर आप 6 से 7 महीने या 3 से 6 महीने के बीच में अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आप पढ़ाई करते हो, अपनी तैयारी अच्छे से करते हो कंसिस्टेंटली, देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर नो इश्यूज। ठीक है, तो अपने टाइम को अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर समवन हु स्टार्टिंग नाउ, डिवाइड योर टाइम इन 3 phases। फॉर द फर्स्ट फेज, स्पेंड अ मंथ और 2 इन बिल्डिंग द बेस। अपना सिलेबस खत्म करो, अपने फंडामेंटल्स जो है उन पे काम करो, अपने बेसिक्स पे काम करो। फेज 2 में थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ा दो, मतलब फेज 1 में भी प्रैक्टिस और मॉक तो आप करोगे, फेज 2 में थ्योरी क्योंकि आप पढ़ चुके हो, खत्म कर चुके हो तब तक, तो आप प्रैक्टिस पे मूव कर जाओ। एंड वंस फेज 2 या आप 1-1.5 महीना वो कर लेते हो, उसके बाद लास्ट के टाइम में आपको सिर्फ मॉक सॉल्व करने और पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है। ठीक है, अब पीवाईक्यू एनालिसिस आप अपनी प्रिपरेशन के जस्ट पहले भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो उससे पहले भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल समरी वर्जन ऑफ द होल थिंग दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड in this video. All right, so that is it for today's video, and I'll see you guys in another video. Till then, take care, bye bye, and have a very good time.